हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ द बॉन्ड्स एंड द शेयर्स। इन शॉर्ट अगर आप बात करिए यहाँ पे तो वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज़। आपके पास कितनी सिक्योरिटीज़ हैं? सिक्योरिटीज़ का वर्ड आपने सुना होगा मोस्टली कि शेयर्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ये सभी क्या हैं? सिक्योरिटीज़ हैं। तो उनमें से दो जैसे कि बॉन्ड्स और शेयर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि बॉन्ड और शेयर होते क्या हैं। उसके बाद हम इसकी वैल्यूएशन के बारे में जो जो चीज़ें इसमें लिख सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, किसी भी कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग चाहिए और कोई नोट्स चाहिए, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। उस चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि अ बॉन्ड और अ डिबेंचर। देखो जी, बॉन्ड और डिबेंचर दोनों एक सेम थिंग ही आप लेकर जा सकते हो और इज़ अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटी। एक तरीके से आपकी लॉन्ग टर्म डेट या एक लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो जो आपके लंबे समय में आपको फ़ायदा भी दे सकता है। इट इज़ इशूड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट एजेंसीज टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। ज़्यादातर ये हम कब इशू करते हैं, या मोस्टली ये ज़्यादा आप कह सकते हो कब इशू हो सकता है, जब लॉन्ग टर्म रेजिंग करनी हो। अ बॉन्ड यूजली कैरीज अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है और जिसे हम कूपन पेमेंट या इंटरेस्ट रेट्स के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में सेम ही हैं। ठीक है, अब ये तो थोड़ा सा बेसिक था जो आपने समझना था। अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स क्या है, तो उसके बारे में ज़रा ध्यान दीजिए। अ बॉन्ड और ए डिवेंचर इज़ अ लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें मैंने ऊपर आपको बता दी हैं। अभी मैंने पढ़ा है इस चीज़ को, तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब मेन चीज़ इसमें वैल्यूएशन है। तो वैल्यूएशन के लिए हमेशा एक मेन चीज़ क्या होती है? फॉर्मूला। कैसे हमने उसे मतलब लिखना है, कैसे हमने उसे वैल्यूएट करना है, उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, बॉन्ड वैल्यू इज़ इक्वल टू इंटरेस्ट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का लेना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, ध्यान से समझिएगा कि रेट आ गया बीच में। जो आपको ऊपर 1 और 2 दिए जा रहे हैं वो आपके नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं, जिसे हम n नंबर ऑफ़ पीरियड्स भी कहते हैं। और ये सारी चीज़ों का जितने भी सालों का आपको इंटरेस्ट दिया होगा वो लेकर, ठीक है, या जितने भी मंथ के बारे में बात कर ली जाए, वैसे तो साल का ही होगा, लॉन्ग टर्म बात होती है। और कहाँ तक जाना है? n नंबर ऑफ़ पीरियड्स। और जब n नंबर ऑफ़ पीरियड्स की बात आती है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जो n नंबर ऑफ़ पीरियड्स का है वो लेना है। लेकिन उसके साथ जब आपकी मैच्योरिटी वैल्यू है ना, वो भी आपने ऐड करनी है। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है बॉन्ड की वैल्यूएशन के अंदर। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या है इस इक्वेशन का, तो ध्यान से समझिएगा। नीचे लिखा हुआ है 1 to n का मतलब है कि इंटरेस्ट इन पीरियड 1 to n, यानी स्टार्टिंग पीरियड से लेकर जब तक उसकी मैच्योरिटी वैल्यू है, जब तक उसका टाइम पीरियड है, वहाँ तक जाना है। अनलेस अदरवाइज मैंशन द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज़ अ फेस वैल्यू। अगर हम बात की करें तो शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो आपको पता है। ऐसे ही बॉन्ड की फेस वैल्यू जो होती है उसे हम ये कह सकते हैं कि उसकी फेस वैल्यू ही क्या है, या उसकी मैच्योरिटी वैल्यू ही क्या है, फेस वैल्यू है। ठीक है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू कूपन रेट। जितना आप कह सकते हो कि जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट के इक्वल होता है, बॉन्ड वैल्यू भी पार के इक्वल या पार वैल्यू के इक्वल मानी जाती है। पार वैल्यू क्या है? जिसमें कोई प्रीमियम नहीं होता, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं होता, एज अ रेट। ठीक है, व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन द कूपन रेट। अगर ज़्यादा होता है, अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर आपका कूपन रेट से ज़्यादा है, यानी इंटरेस्ट से ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो बॉन्ड की वैल्यू आएगी वो कम से कम होगी किसके रिकॉर्डिंग? पार वैल्यू के अकॉर्डिंग, यानी लेस देन द पार वैल्यू। अगर इक्वल है तो इक्वल हो जाएगी, अदरवाइज लेस देन हो जाएगी। यानी इन केस हम क्या, मैंने अभी ऊपर मेंशन ही कर दिया था कि इस केस में हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ डिस्काउंट। लेकिन अगर हम ज़्यादा करेंगे तो क्या होता है वो केस? प्रीमियम। आपने मोस्टली पढ़ा होगा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल के अंदर प्रीमियम, डिस्काउंट वगैरह ये सारी चीज़ें, कि एट पार मतलब एज अ सेम थिंग। अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ा दें तो प्रीमियम है, कम कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाता है। ये हो गया हमारे बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड्स के बारे में जितना आएगा वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन अब शेयर्स की बात करते हैं तो इसमें कुछ मेथड्स आते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उसके कुछ फैक्टर्स हैं जो इसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? मोस्टली दो तरीके के ही फैक्टर्स हम ज़्यादातर पढ़ते हैं। एक होते हैं इंटरनली इफेक्ट करने वाले और एक होती हैं एक्सटर्नली इफेक्ट करने वाले।
अब जो अंदर अंदर बात कर ली जाए, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही हमें इफेक्ट कर रहे हैं, वो क्या है? इंटरनली। ठीक है, जैसे कि अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द एसेट। अब एसेट की अर्निंग कैपेसिटी से ही आपके बॉन्ड की वैल्यू में चेंज आना शुरू हो गया, दैट इज कॉल्ड, वो एक फैक्टर है इंटरनली जो इफेक्ट कर रहा है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितनी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उसके ऊपर जितना रिटर्न मिलेगा वो भी आपको डायरेक्टली इफेक्ट करने वाला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अच्छा जी, अब टैक्स के बाद जो प्रॉफिट लगेगा उसमें अलग वैल्यू है, प्रॉफिट पहले जो आएगा वो उसमें अलग वैल्यू है, तो इसलिए आपका इफेक्ट तो करेगा। ठीक है, इसके अलावा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब बात आ गई। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो कुछ देना है, तो उसमें क्या दे सकते हो? डिविडेंड दे सकते हो। तो डिविडेंड के केस में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अर्निंग पर शेयर, ईपीएस की बात यहाँ पे की गई है कि अर्निंग पर शेयर जितना देना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो आपकी वैल्यू ऑफ शेयर के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी आपकी वैल्यूएशन जितनी आएगी उसके बेस पर ही आप ईपीएस दोगे, उसके यानी अर्निंग पर शेयर कितना बना वो आप देखोगे, कितना आपने आगे उसे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आप देखोगे। तो ये फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डिविडेंड पर शेयर कितना देना है कितना नहीं वो भी इफेक्ट, इसी मतलब कितना डिविडेंड दे रहे हो उससे भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यानी ये सभी फैक्टर्स जो हम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, ये कहीं ना कहीं आपकी शेयर्स की वैल्यूएशन में आपको क्या कर रहे हैं? अफेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब कुछ बाहर वाले फैक्टर्स हैं जैसे कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, ये तो आपको नॉर्मली क्लियर होने वाले हैं, तो इसलिए आपको मैं नीचे ज़रा सा दिखाने वाला हूँ। देखिए ये 3-4 फैक्टर्स और हैं जैसे कि पॉलिटिकल, सोशल, ये तो आपको नॉर्मली पता है। अब हम बात करने वाले हैं इसके मेथड, जो हमारा मेन क्वेश्चन है, दैट इज़ कॉल्ड इसकी वैल्यूएशन करनी कैसे है। तो शेयर्स की कैसे करनी है उसके बारे में आपको कुछ मेथड्स हैं। देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, आप बात कर सकते हो जैसे कि नेट एसेट मेथड, या फिर मतलब नेट एसेट मेथड की बात कर ली यहाँ पे। नेट एसेट का नाम आपको क्लियर हो रहा है? नेट एसेट मतलब टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट, मतलब जिसमें हमने ये नहीं देखना कितनी क्रेडिट है कितनी कैश है, ये नहीं देखना, मतलब ये कुछ नहीं मैटर करने वाला, सिर्फ और सिर्फ नेट वैल्यू मतलब एग्जैक्ट लास्ट वैल्यू जो हमें चाहिए। तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? यानी इस मेथड में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें क्या आता है? द नेट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स टू अराइव एट द वैल्यू ऑफ ईच शेयर। एक वैल्यू मतलब एक शेयर की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ एसेट्स मतलब नंबर ऑफ शेयर्स की वैल्यू के साथ। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स के साथ हम क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, ताकि ईच शेयर की वैल्यूएशन हम निकाल सकें। इस मेथड के अंदर ये किया जाता है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? नेट वैल्यू ऑफ एसेट्स को कैलकुलेट करते हैं, और ये भी ज़रूरी होता है कि कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की आपस में वैल्यू है उसे भी ध्यान में रखा जाए। ठीक है, द गुडविल एज वेल एज नॉन ट्रेडिंग एसेट्स शुड ऑल्सो भी इंक्लूडेड। ये भी ध्यान रखना है कि गुडविल भी आना चाहिए उसके अंदर, और नॉन ट्रेडिंग एसेट्स जो भी होंगी एक्सेट्रा वो भी आ गई इसके अंदर। अब इसको निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमने ऊपर ही अभी डिस्कस किया, उसको ही थोड़ा सा ब्रीफ में उन्होंने मतलब एक अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है कि नेट एसेट्स में से आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जस्ट माइनस कर दोगे, और सारी की सारी वैल्यू को जब आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो वो आपके इस मेथड में वैल्यूएशन निकालने में आपकी मदद करेगा। किसकी वैल्यूएशन? शेयर्स की वैल्यूएशन। क्लियर? चलो, अब दूसरा मेथड आ गया यील्ड, यानी मार्केट वैल्यू भी आप इसे कह सकते हो, यानी मार्केट वैल्यू मेथड क्या कहता है? अब इस मेथड में आप एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इन इन्वेस्टर इज डोनेटेड बाय यील्ड, आप ऐसा कह सकते हो कि जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है यानी जो आर है, इसमें आप उसे एज अ यील्ड लेकर चलते हो, यानी रिटर्न लेकर मानते हो। और द टर्म जो रेट ऑफ रिटर्न है वो इसमें ये कहता है कि विच अ शेयर होल्डर अर्न ऑन इज इन्वेस्टमेंट, वो अपने यानी जो शेयर होल्डर है वो अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कितना रिटर्न हासिल कर रहा है, वो होता है यील्ड यानी रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेट ऑफ रिटर्न को आगे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जैसे रेट ऑफ अर्निंग हो गया और रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। यानी ये आगे फर्दर टू मेथड्स की बात कर रहा है, और ये फर्दर टू मेथड्स आपकी फर्दर टू कैलकुलेशंस को लेकर आता है। अब ये फर्दर क्या है? दैट इज़ कॉल्ड अर्निंग और डिविडेंड। अर्निंग में क्या करोगे आप? जितनी एक्सपेक्टेड अर्निंग रेट ऑफ रिटर्न है उसे डिवाइड कर दीजिए आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के साथ, और मल्टीप्लाई कर दीजिए पेड अप वैल्यू के साथ, तो वो क्या बन जाएगा? दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू पर शेयर। लेकिन जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग है वो कैसे आएगा? उसको निकालने का भी नीचे एक फॉर्मूला आपको दे दिया कि प्रॉफिट लीजिए आफ्टर टैक्स वाला, उसमें पेड अप वैल्यू को डिवाइड करिए सबसे पहले और इनटू 100 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग।
और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग को बाद में क्या करना है, डिवाइड कर देना है नॉर्मल रेट के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है पेड अप वैल्यू के साथ, तो वहाँ पे आपकी वैल्यूएशन निकल आएगी अर्निंग मेथड के अंदर, अर्निंग रिटर्न के अंदर, अर्निंग यील्ड के अंदर। ठीक है, अब डिविडेंड के साथ क्या करोगे, जो वर्ड अर्निंग में था वो उसका ही जस्ट थोड़ा सा पार्ट क्या करना है, वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ पे भी आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा, जिसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना डिविडेंड के लिए प्रॉफिट अवेलेबल है वो लेना है। डजेंट मैटर कितना बचा हुआ है, वो सभी वही चीज़ें आ जाएंगी वैसे, लेकिन कई बार डिफरेंट होता है, तो इसलिए आपने सिर्फ यही ध्यान देना है कि डिविडेंड के लिए कितना प्रॉफिट बचा हुआ है वही लेना है और डिवाइड कर देना है पेड अप वैल्यू के साथ और इनटू 100 लेकर आपने आगे वैल्यू कैसे निकालनी है कि जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड आया था नॉर्मल के साथ उसे डिवाइड करिएगा और इसमें अब पेड अप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, इसमें आपने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ करना है। ठीक है जी, तो ये जो मेन चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब एक लास्ट जो मेथड है इसके बाद आता वो क्या आ रहा है, दैट इज़ अर्निंग कैपेसिटी मेथड। ये लास्ट मेथड है। इस मेथड में क्या किया जाता है, द वैल्यू पर शेयर इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पोजेबल प्रॉफिट। डिस्पोजेबल मतलब जितना आपने यूज़ करना है, जितना आपको रखा हुआ है कि आगे किसी भी काम के लिए वो यूज़ किया जा सकता है, ऐसा प्रॉफिट। द डिस्पोजेबल प्रॉफिट इज़ फाइंड आउट बाय डिडक्टिंग रिजर्व्स एंड टैक्सेस फ्रॉम नेट प्रॉफिट। देखिए क्या कहने का मतलब क्या है, नेट प्रॉफिट में से जितने भी रिजर्व्स हैं उसे माइनस करिएगा और टैक्सेस को भी माइनस कर देंगे जब हम, तो उसके बाद हमारे पास क्या निकल के आ गया, डिस्पोजेबल प्रॉफिट निकल के आ गया। अब ये डिस्पोजेबल प्रॉफिट आ तो गया है, तो इसमें वैल्यू पर शेयर अब कैसे कैलकुलेट की जाएगी, जितनी आपकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू होने वाली है उसे नंबर ऑफ शेयर्स के साथ जब हम डिवाइड कर देंगे तो अर्निंग कैपेसिटी मेथड में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड हमारी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ओके, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वैल्यूएशन कैसे करनी है, क्या क्या फॉर्मूले हैं, इसके रिगार्डिंग आपको बस ध्यान देना है। ये जो फॉर्मूले साथ में दे दिए, ये जो नोट्स आपको दे दिए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम्स में आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, ये उसी के लिए आपको मिलेंगे। तो ये जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, मेरी मतलब जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से आसानी से ले सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको इतना ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है, समझ आ गई है, टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है तो लाइक कर दिएगा वीडियो को, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।